भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूँ, गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूँ। माँ भारती के दर्द को आप तक पहुंचा रहा हूँ। सुर मेरी साधना का सार रहना चाहिए। साथियों, भले ही हम मिट जाए मगर हमारा ये भारतवर्ष रहना चाहिए, हमारा ये भारतवर्ष रहना चाहिए। मैं इस मातृभूमि को नमन करते हुए यहाँ की भूमि को भी नमन करता हूँ, और जितने भी यहाँ पर माताएं बहनें सीनियर हैं, बच्चे हैं, और शहीद भगत सिंह फाउंडेशन के जो भी कार्यकर्ता है, सभी को मैं हृदय गहराई से अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आज शहीदी दिवस पर उन शहीदों को भी नमन करते हैं जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कभी हम आज़ादी देखेंगे, मगर फिर भी हंसते हंसते फांसी के फंदे को अपने गले पर लगाया था। उन महापुरुषों के कारण ही आज हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। साथ ही उन वीरों को भी नमन करते हैं जिन्होंने इस मातृभूमि के ऊपर सर्वोत्तम बलिदान दिया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सभी उन वीरों के लिए ज़्यादा नहीं तो 30 सेकंड का एक बार हम लोग मौन करेंगे जिन्होंने इस मातृभूमि के ऊपर सर्वोत्तम बलिदान दिया है। बैठ गए। मैं घड़ी इसलिए देख रहा था कि वो टाइम कम मिला है। तो आज जो आप लोगों की सबसे पहले जो ड्रेस देख करके वो पल याद आ गया है। हमने टीवी में देखा है, काश आपकी तरह भी वो युवा थे जिन्होंने हम लोगों के अंदर एक देशभक्ति की ज्वाला जगाई है, मतलब, और उसी ज्वाला से हमारे जैसे वीर पैदा हुए हैं। मेरा जन्म हिसार हरियाणा में हुआ है। मात्र 6 साल की उम्र में जब दीपावली पर साफ सफाई करते हैं तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो को देखा था, और उसके जो नीचे लिखे हुए सेंटेंस थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बस वहीं से संकल्प किया कि मुझे भी फौजी बनना है। मेरे खानदान में कोई फौजी नहीं है। 6 भाई बहन हैं हम लोग, सबसे बड़ा मैं, छोटा भाई, 4 बहनें। दादाजी को अपने सपने के बारे में बताया कि मैंने भी फौजी बनना है। बोले कोई बात नहीं, बनना। बोले ऐसी टाइम बीत गया, अगले साल फिर दीपावली आ गई तो फिर चुना गेरू करते थे। तो हम तो छोटे थे, पिताजी वगैरह करते थे। फिर उस दिन क्या किया, हमारे दादाजी ने, हमारा छोटा भाई है उसके लिए फौजी ड्रेस जाके दे दिया। तो मैंने बोला भाई फौजी तो मैंने बनना था। बोले टेंशन मत लो, अगले साल आपको बना देंगे। मैंने बोला मुझे ऐसा फौजी नहीं बनना, मुझे तो वो बनना है। मैं नेताजी की तरफ फोटो, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो नेताजी कौन है। मैंने बोला उसकी तरफ बनना है। बोले कोई बात नहीं, बच्चा है, टेंशन मत ले, सब हो जाएगा। ऐसे करते करते हम खेती में जब जाते थे तो मैं, मेरे दादाजी मुझे 71 वार की, 48 का वार जब देश आज़ाद हुआ था उनकी कहानियाँ सुनाते थे। कैसे अंग्रेज आते थे हाफ पैंट में, कैसे लैंटर्न भी बंद कर देते थे, सबके कच्चे मकान होते थे। तो उन कहानियों को पढ़ करके मैं बड़ा हुआ हूँ। ये युवाओं के लिए प्रेरणा है जो आजकल मोबाइल की पैदाइश हो चुकी है। माँ बाप भी उसको मोबाइल देते हैं, ये उनके लिए है कि किसको आईकॉन बना रहे हो आप लोग। बातें कड़वी लगेगी मगर राष्ट्र को बचाना है तो कड़वी बातें सुननी पड़ेगी आप लोगों को। तो परंपरा क्या सिखाना चाहती है कि देखो खानदान इकट्ठा रहता है तो कैसी चीज़ें पैदा होती है। तो मेरे दादाजी ने मुझे वो कहानी सुनाई तो मेरे मन में और स्ट्रॉन्ग आया, और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने मात्र 18 साल की उम्र में एक 15 पैसे का फार्म आता था, अपना और देश का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भारतीय सेना में भर्ती हुई। वो मैंने बिना घर वालों को बताए हुए फार्म भर दिया। सब कुछ फिटनेस थी, क्योंकि उगते हुए सूरज को जो भी देखता ना वो कभी बीमार नहीं पड़ता है साथियों। तो इसलिए आज भी हम उगते हुए सूरज को देखते हैं, तभी आपके सामने खड़े हुए। ऐसा नहीं कि खा लो 12 बजे तक और उठो फिर 12 बजे तक। तो सबसे पहले यही देशभक्ति है कि अपने आप को सुधारो, राष्ट्र अपने आप सुधर जाएगा।
तो स्वयं को हमने आज सुधारा, तभी हम यहाँ पर खड़े हुए आप जैसे बंदे सुन रहे हैं। तो बस तैयारियां होगी, सब कुछ हो गया। और राष्ट्रों के राष्ट्र महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जन्मभूमि थी वहाँ पर सिलेक्शन हो गया कि जाइए महाराष्ट्र के अंदर ट्रेनिंग करिए। तो उस टाइम तक हम लोग तो डिस्ट्रिक्ट तक भी निकले गए हुए थे, गांव में गए हुए थे। तो बोले कहाँ जा रहे हो? बोले महाराष्ट्र। तो इतना डर लगता था जैसे विदेश में जा रहे हो। जब प्रगति होती है ना तो सबसे पहले घर वाले ही रोड़ा बनते हैं। तो मेरी प्रगति का सबसे पहला मेरा बाप रोड़ा था, बोला नहीं जाओगे। तो मेरे तो सपने वहीं पर चूर हो गए। उसकी भी गलती नहीं थी क्योंकि सबसे बड़ा मैं था, छोटे छोटे मुझसे थी कि बोला भैया इतना लाड़ प्यार से तेरे को पाला पोसा है और तुम चले जाओगे, कल फौज में जाना यानी कि शहीद होना है, एक टेलीग्राम आएगा, हम तो तुम्हारे अंतिम दर्शन भी कर सकेंगे। उसका प्यार अलग था, मेरा एक अलग प्यार था। और बीच में हमारे दादाजी दोनों के बाप बेटों के। तो मैंने मेरे दादाजी को बोला क्या किया जाए, जाना जरूरी है, सब कुछ हो चुका है मन में। फिर मेरे दादा ने बोला क्या विचार? मैंने बोला विचार तो जो आपको बचपन से बता रहे वही विचार है। बोले तो टेंशन मत ले, उसका बाप जिंदा है, मैं समझाऊंगा। बोले तो ये विचार मेरे दादा के थे। और मेरे दादा को इकलौता था मेरा बाप। तो मेरे दादा ने अपने बेटे को समझाया कि तेरे 2 बेटे, एक चला भी जाएगा तो कोई बात नहीं है, तो टेंशन मत ले, दूसरा है तेरे पास, उसको जाने दे। मगर मेरे पिताजी ने जब मैं आ रहा था पाँव का हाथ लगाए, ना तो सर के ऊपर हाथ रखा और ना ही देखा मेरी तरफ, क्योंकि उसका प्यार था कि यार मेरा लड़का जा रहा है। तो उसने मेरे को एक ही वर्डिंग बोली कि अगर तेरे को बंदूक चलाने का शौक है तो बंदूक चला देगा, किसी की 2 गोली यहीं चला दो। तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने तो असली बंदूक चलानी है। और ये बोल करके मैं चल दिया और ट्रेनिंग पूरी हुई। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पहली पोस्टिंग थी उज्जैनी वाला बॉर्डर फिरोजपुर के अंदर। वहाँ हम लोग गए, वहाँ पर कुछ दिन रहे। बीच बीच में हम जबलपुर, दिल्ली, राजस्थान कहाँ चलते रहे। और जो पहला पराक्रम था मेरा ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 1948 के अंदर। हमने सुना था कि भाई जब हमारा देश आजाद हुआ था तब यहाँ पर हमारी पहली बार जहाज उतरा था और हमारी सेना यहाँ पर उतरी थी। तो उसी हम लोग एयरपोर्ट के पास में थे और वहीं से फिर हम लोगों ने पहली बार बर्फ को देखा, पहली बार उस डल झील को देख रहे जिसको हमने कभी कश्मीर की कलियों में देखा था। तो बड़े उमंग थी, पहली बार बर्फ देख रहे थे और पहली बार हाथों में AK-47 और 56 थी। क्योंकि कभी टाटा के अंदर संजय दत्त का नाम आया था, उस टाइम सुना था और हम आज हाथ में थे तो बड़ा उत्साह था। दिन में 4 बार फायरिंग करके ट्रेनिंग ले रहे थे। मगर ये दिन ज़्यादा दिन चलने वाले थे। 1 हफ्ते बाद हमारे उस्तादों ने हमको इकट्ठा किया और अपनी ड्यूटी समझाई कि हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, हम तो उन दहशतगर्दों का नाश करने आए हैं जो हमारे सरहद जैसे कश्मीर को तहस नहस कर रहे हैं। अपनी ड्यूटी को संभालो और मोर्चे पर लग जाओ। दिन में आप लोग जब देखते हो, हमारे सैनिक भाइयों को भी पता, जितने बैठे हुए हैं साइड में हम लोग खड़े रहते हैं, दिन में आप जैसों की रक्षा करते हैं और रात को हम लोग गांव जा करके हमारे उड़ी सेक्टर के अंदर बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी बटालियन को बांट दिया गया था। वहाँ पर एक बेवा गाँव भी है जो हिंदू और सरदार रहते हैं, उसमें हम दिन में भी जाते थे, रात में भी जाते थे और रात भर जा करके हम आतंकवादियों को ढूंढते थे। इसी दौरान मुझे कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करने का मौका मिला। 2 महीने कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया, 2 महीने सिखाया और जो हमारे रेजिमेंट के इंटेलिजेंस सेक्शन जिसको खुफिया विभाग बोलते हैं उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरा फ्याज नाम होता था, दाढ़ी दूढ़ी रखता था, मैं सिविल बसों में ऐसे घूमता था, यंग था और डल झील, शंकराचार्य मंदिर और खुफिया का काम करना शुरू कर दिया। कई बार टिप देते थे हम लोग, आतंकवादी भाग जाते थे। हमारे एरिया के अंदर ये एरिया था तो कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर प्रेशर आता था कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो कई बार ऐसे हादसे हुए बिल्कुल, क्योंकि इतना गाड़ी घोड़ा अम्यूनिशन सर्चिंग होता है। जैसे हम पहुंचते हैं आतंकवादी, एक बार कहानी, कई बार मुठभेड़ हुई, कई बार आतंकवादियों को हमने मौत की घाट उतारा। मगर इस बार क्या था कि हमने प्लानिंग सोचा कि सर उस गाँव के अंदर आतंकवादी आए हुए हैं। कमांडिंग ऑफिसर ने बोला चलो। मैंने बोला सर इस बार ऐसे नहीं चलेंगे। तो जो हमारे सीनियर थे मैंने उनको बताया कि जैसे आप लोग बसों में इसमें पिक्चरों में देखते हो सिविल बस में चलेंगे। तो हमने क्या किया, वहाँ पर सिविल बसों को रोका, जो सवारी थी उनको वहीं पर बिठा दिया ताकि इन्फॉर्मेशन बाहर ना जाए। और 7 से 8 बसों को रोका, बुलेट प्रूफ लगाए, बसों के ऊपर लेट गए, ड्राइवर उनका ही रखा और मूव उस गांव के अंदर। क्योंकि हम अपनी फौजी गाड़ी में जाते थे तो दूर से नजर आ जाती थी। वो वहाँ के सोर्सेज बहुत तेज थे हमारे से भी, क्योंकि तो लोकल थे, बता देते थे, आतंकवादी भाग जाते थे। और इतना पेट्रोल पानी कितना बर्बाद हो रहा था फौज का। तो जैसे ही उस गांव को घेर लिया, हम लोग हमेशा रात को घेरते थे, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे घेरते थे, पूरी रात हम लोग कोर्डन लगा के रखते थे और सवेरे सवेरे उनको मस्जिद में भेजते रहते थे। मगर इस बार दिन था, पूरा गांव में चारों तरफ जनता देख रही है क्या चल रहा है। तो अपने गाँव को सर्चिंग करते करते सब देख लिया, कुछ भी नहीं मिला। तो हमारा कमांडिंग ऑफिसर बोला यार 2-3 घंटे लगे फिर भी कुछ नहीं है। मैंने बोला सर इन्फॉर्मेशन तो पक्की थी, तो कौन सी भाषा में बात करें, आपको बोल सकते नहीं मगर क्या करेंगे। तो मैंने बोला सर एक घर रह गया है वो देख लो। तो 3 आदमी हम लोगों ने भेजे,
उस घर का जो मालिक था वो मास्टर जी था, बेटा उसका पुलिस में था, हमारे कैंप में आना जाना रहता था। बोले सर ये तो मास्टर जी का घर है। तो मैंने बोला हमारे साथ में मास्टर जी हो चाहे कोई भी हो, अपना बाप भी क्यों ना जाए, बोलो सर्चिंग करेंगे। तो कमांडिंग ऑफिसर ने बोला सर्चिंग। तो सर्चिंग शुरू किया तो नीचे वो कश्मीरी भाषा में बोला था, यहाँ तो कुछ नहीं, मैं कुछ भी बोलता रहे, चेक करो। नीचे चेक किया, कुछ भी नहीं था। वहाँ पर लकड़ी के मकान थे। जैसे ऊपर गए 3 आदमी, एक जवान, एक अफसर, एक जेसीओ, जिस तरह हम लोग ऐसे खड़े थे। दरवाजा खोला, सामने गद्दे रखे हुए हैं। तो उधर से फिर वायरलेस सेट को बोल दिया सर एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। मगर जवान था जो उसने बोला सर गद्दों के नीचे देख लेते हैं। बोला गद्दों के नीचे कुछ भी नहीं यार, चलो चलते हैं। ऐसे करके बोलने के चलने लगे और उस जवान से रहा नहीं गया, वो भागा और उसने जैसे गद्दे के ऊपर हाथ रखा गया, आतंकवादी के सर के ऊपर हाथ रखा गया और उसने अंदर से फायरिंग खोल दिया और सीधे एक अधिकारी को लगी। वहाँ से डायरेक्ट हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल गई आतंकवादी है, मतलब ऑफिसर को भेज दिया गया और पूरी रात फायरिंग शुरू हो गई। तो दिन में शाम को 4:30 बजे फायरिंग शुरू किया था हम लोगों ने। वैसे तो हम करते रहते थे, मगर इस बार वो हाइट पे थे, हम नीचे थे। अभी जैसे ही मुंडी हम उठाए, हमारे ऊपर सीधी फायरिंग आई। हम लोगों ने इंतजार किया, उसको फायरिंग करते रहे एक दो ताकि शाम हो जाए। वहाँ पर जल्दी अंधेरा हो जाता है। शाम होने के बाद में जो आप लोगों ने बॉर्डर फिल्मों में देखा ना, बॉर्डर फिल्मों में वो रॉकेट लॉन्चर, बस लाइट मशीन गन लिया और सीधा घर को ही वास आउट। तो सवेरे 4 बजे तक ऑपरेशन चला, जिसमें हमने 3 आतंकवादियों को मौत की घाट उतारा और एक हमारे अवतार सिंह सर शहीद हो गए। ये सिलसिला चल ही रहा था और इस दौरान मेरा योगदान ये रहा कि लगभग 8 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में मेरा अहम रोल अदा था। मतलब उसके बाद मूव टू कारगिल में छोटी मोटी शुरू हो गई। तो हम लोगों को मौका मिलना नहीं था, क्योंकि नीचे से जो फौज आने वाली थी बहुत डिले हो रही थी, क्योंकि इतना बड़ा बेड़ा है और इतना आजकल जितनी टेक्नोलॉजी आज है उस टाइम नहीं थी, आज से 30-35 साल पहले। तो धीरे धीरे आ रही थी, आगरा, मथुरा, मेरठ, इधर अम्बाड़ा कैंट चल रही थी, तो लेट हो रहे थे। तब तक हमको मौका मिला मूव टू कारगिल। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और ये युवाओं के लिए भी है, क्योंकि हमने 30-30 साल हम देश की सेवा करके आ जाते, मगर युद्ध लड़ने का मौका नहीं मिलता। तो हमारी तो 5-6 साल नौकरी थी और हमने भारत माता की जय बोली और अपना हथियार निकाले और 48 आवर्स का हमको टाइम मिला था। मगर हमारे सेना के अंदर भी इतना कंपटीशन रहता जैसे सिविल में रहता कि हमसे आगे कोई ना चला जाए। तो हम लोगों ने बीच में ब्रेक ही नहीं किया और 24 घंटे के अंदर ही तलोलिंग के ऊपर अपनी तोपों को चढ़ा दिया 7000 हाइट के ऊपर। तो बस नया एरिया था, माइनस टेम्परेचर है। जैसे आज ये नॉर्मल कोटी पहन रखी है, ऐसे नॉर्मल ड्रेस थी, क्योंकि हमको थोड़ी पता था वहाँ पर इतना ठंडी है। मगर एक चीज़ हमारे पास थी, जोश। वो भारतीय सेना के अंदर पूरा जोश था और उसी जोश के बलबूते पर हमने कारगिल जैसा युद्ध लड़ा है। तो बस इतनी भी थी, फायरिंग शुरू हो गई ट्रोलिंग के ऊपर, भाई इस पर टारगेट के ऊपर गोला हिट करो। जो हमारी फोर्स 130, क्योंकि मैं भारतीय तोपखाने से हूँ, सब आदमी फायर करने लग गए। हमारे पास में 120 मोटर AM-50 रहती है, जो ऊपर से ही लोड होती है, ऊपर से ही गोला निकलता है और हम बिल्कुल पहाड़ी के पास में रहते हैं, बिल्कुल इन्फेंट्री के दुश्मन के साथ में, ताकि 90 डिग्री के ऊपर पहाड़ी के पीछे कोई बंदा दुश्मन अगर बैठा तो उसको हम ध्वस्त कर सके। तो बाकी बड़ी बड़ी तोपें जो फायर कर रही थी, जहाँ पर गोला चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। तो एक हफ्ते बाद हमारे को मौका मिला। तो हमारी रेजिमेंट का नाम ही लाइट रेजिमेंट है। तो बस आखिर में बोल रहा यार लाइट रेजिमेंट को भी देख लो, मगर काम हाथ क्या करते हैं हम लोग। तो जैसे ही हमको मौका मिला, हमारे कमांडिंग अफसर ने बोला देख लो भाई, लास्ट चांस, अगर अपना मौका मिल गया तो जय जयकार है पूरी भारतीय सेना के अंदर। 12 के 12 तोहफे थी, पापा पेंट्री इधर, क्योंकि पेंट्री इधर। 1 राउंड गन जैसे फायर आया, घोड़ा खींच दिया भारत माता की जय बोल करके, और जिस 40 तोप के ऊपर मैं था वही घोड़ा तलोलिंग के ऊपर हिट हो गया। मतलब तो मेरे लिए, मेरी बटालियन के लिए बहुत गर्व की बात थी, भारतीय सेना के लिए। उसी बेरिंग एलिवेशन डाटा से, जिसको हम इंतजार कर रहे थे कि भाई यहीं पर घोड़ा चाहिए था, उसी से हमने तलोलिंग को फतेह हासिल किया। 51004875, जिसको हम विक्रम बत्रा पोस्ट के नाम से जानते हैं। ऐसे करके हमने जंग की शुरुआत किया। जो जंग का मैदान था, आज में उस टाइम बहुत अंतर था, वो बंकर नहीं बने हुए थे। दिन भर हम लोग किसी तरह छुप के वहाँ रहते थे, अम्युनिशन की तैयारी करनी है, और रात को हम फायरिंग करते थे। टाइमिंग मिलता था हम लोगों को, 1-2 आदमी के पास घड़ी रहती थी, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 3 बजे, कभी अर्ली मॉर्निंग 5 बजे हम लोग फायरिंग करते थे। दुश्मन की फायरिंग भी आती थी, जिस तरह आप लोगों ने पिक्चरों में देखा हुआ, बॉर्डर फिल्म में। ऐसे हमारे सैनिक भी बहुत, अभी ये फायरिंग खत्म हुआ, देखा यार वो राम सिंह चला गया, वो भी चला गया। हमारी आंखों के सामने हमारे बहुत साथी चले गए। तो तलोलिंग के ऊपर ही जो अम्युनिशन लेके आते थे हमारे सूबेदार भवर सिंह साहब, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी कारगिल लड़ाई में चले गए। मैं उसको बोलता था कि साहब राशन मिले ना मिले, अम्युनिशन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए।
तो वहीं से मेरा ये नारा मशहूर हुआ था। तो काफी अफसर बोलते थे यार वो एक आर्टिलरी का बंदा है, वो बड़ा बोलता रहता कि साहब राशन बोले लेके बताओ, लेकिन नॉमिनेशन लेके आओ। बोले कौन है? बोला बड़ी बड़ी मुझ रखता है बोले। तो सब आदमी मेरे को ढूंढते रहते थे कई बार कि यार यही बंदा है क्या? वो जो बोलता है कि बोलता हाँ सर यही बंदा बोलता है कि भाई राशन मत लेके आओ, नॉमिनेशन लेके आओ। तो कई बार बोलते थे यार क्या करेगा छोटे नॉमिनेशन का? मैंने बोला सर राशन के बिना कोई आज तक भूखा मरा हुआ देखा नहीं है, मगर नॉमिनेशन के बिना हम लोग खाली खोखा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मतलब तो बस जंग के बारे में पूरे बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, मगर फिर भी हम लोगों ने 8 जगह गन पोजीशन को चेंज किया था। 6000 हाइट से लेकर के 18000 की टाइगर हिल तक हमने फायर स्पोर्टिंग किया, मास्को वैली। उसके बाद में काफ़ी हमारे जवान शहीद हो गए थे। ऐसे करते करते मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि टाइगर हिल जब रह गई थी, हम लोगों ने बाकी तो हासिल कर लिया था, तो दिन में ही मुंह तोड़ रखा गया था। तो हम लोगों ने 8 बजे अपनी तोपों को चढ़ाया और चलते चलते 18000 की हाइट पर आगे एक नाला बह रहा था, वहां अपनी तोपों को लगा दिया। बाकी जंग हमने रात को लड़ी थी, ये दिन के अंदर ही था। 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया, लास्ट बचा हुआ था। पूरी भारतीय सेना के अंदर जोश था कि हाथी चला गया, पूछ बाकी है। मगर दुश्मनों का भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम बिल्कुल टाइगर हिल के नीचे, हमें नहीं पता दुश्मन हमारे को देख रहा है। तो नीचे से ऑर्डर आ गया, बोले रात को परेशानी नहीं होगी, एक राउंड गन फायर कर लो अभी सी। तो जैसे ही ऑर्डर आया 1 राउंड 1 फायर, तो हम तो हमेशा की तरह घोड़ा खींच दिया। मानोगे नहीं आप, अभी मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। एक राउंड गया था, उनके ऊपर सैकड़ों घोड़े हमारे ऊपर आने लगे। हर बार आते थे, मगर इस बार क्या हो गया कि नाले के अंदर फंस चुके थे हम लोग, ना इधर भाग सकते ना उधर भाग सकते। 18000 की हाइट है, ऑक्सीजन की कमी है। जब हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो हमारे टैटू कंपनी पतिल्ले क्राइम हो रही है पूरा। इतना उन्होंने सेलिंग किया कि बचना मुश्किल था। नीचे से मैसेज आ चुका भाई कहीं पर भी बच जाओ, छुप जाओ, मतलब जिस तरह भी छुपा जाए। पहले तो हम लोग कहीं पत्थर पे छुप गए, कहीं खड्डे में छुप गए, लेकिन इस बार कहाँ छुपेंगे? दिन का टाइम है, एक छोटा सा गड्ढा है, उसके अंदर सब आदमी भाग रहे हैं। हमेशा की तरह मैं और मेरा दोस्त मुकेश कुमार, हम दोनों बड्डी बनाए हुए थे। दोनों ने कसमें खाई थी कि नई शताब्दी कौन देखेगा, और दोनों में से कोई भी शहीद हो जाएगा तो हम एक दूसरे को परिवार को मिल जाएंगे। हम कई बार ये बातें करते थे, हमारे साहब लोग बोलते थे ऐसी बातें मत करो यार। मैंने बोला साहब कितने साथी चले गए, क्या पता हमारा भी नंबर आ जाए। मगर उस टाइम एक ही चीज थी कि जब तक जिएंगे इस राष्ट्र को तिरंगा लहरा करके जिएंगे। मतलब तो बड़ा एक उमंग थी हमारे ऊपर। जैसे आज युवाओं के बारे में हम लोग बोलते कि शहीदी दिवस, वही गाने हम भी गाते थे कि मेरा रंग दे बसंती चोला और भारत माता के। बस दोस्त ने बोला बैठे थे, मैंने बोला चलें, बोलता नहीं चलेंगे मत, दोनों क्या करेंगे? बोला लड़ेंगे। मैंने कुछ सेकंड बाद फिर बोला, उस टाइम तो फटाफट बात हो रही थी ना और घोड़े गिर रहे हैं। मैंने बोला दोनों आदमी क्या करेंगे? बोला आपको डर लग रहा था आप जाओ। दोस्ती तकड़ी थी, मैं भी चुपचाप बैठ गया। फिर मैंने बोला यार नीचे से मैसेज आ चुका है, जिनको हमारे से ज्यादा पेमेंट मिल रही है वो चले गए हैं, तो हम दोनों क्या कर सकते हैं? बोला कुछ भी हो जाए लड़ेंगे। हर बार रुकते थे हम लोग, मगर इस बार नीचे से आवाज आ रही कि छुप जाओ। वो बोलता नहीं छुपेंगे। मैं भी बैठ गया चुपचाप, मैं बोलना बंद कर दिया। मैं जैसे चंद सेकंड बाद उसने बोला चलो चलते हैं, और बम गिर रहे हैं। हमारे AK-47 हमारी तोप पे रखी थी, वो बोला मैं AK-47 लेके आता हूँ। हालांकि सीनियर वो था, मुझे भी ऑर्डर दे सकता था। वो इधर भागा, मैं इधर भागा, क्योंकि तो ऑर्डर का इंतजार रहता फौज में। तो और हमने भी वहां पर मुंडी घुसा दी जहाँ पर बाकी हमारे सैनिक घुसे हुए थे। तो हम मानोगे नहीं 10 मिनट बाद फायरिंग बंद हुई। और जो जहाँ पर हमने मुंडी घुसाई थी वहाँ पर हमारे धर्मगुरु को मोती सिंह साहब थे, वो बोले जय श्री राम को रटो, माता रानी को याद करो। हमने बोला गुरुजी किसी को भी रचो, अभी तो जो भी होना देख जाइए, वही होगा जो राम रखे। तो बस 10 मिनट बाद फायरिंग बंद हुई। 90 आदमी थे हम लोग उस गड्ढे के अंदर। किसी का भी ना दम घुटने से मृत्यु हुई, ऑक्सीजन की कमी थी, कुछ भी नहीं हुआ। एक के ऊपर एक पड़े हुए थे 90 के 90 आदमी। आज भी चंबी थे कि 90 आदमी हम लोग कैसे जिंदा रहे। उसके बाद नीचे से मैसेज आ गया कि क्या जान माल का नुकसान हुआ। मेरे को बोलते मुच्छर दूसरा कहाँ गया? मैंने बोला सर वो उधर गया। बोले तुम्हारे को हम बताते हैं, तुम अनडिसिप्लिन रहते हो, ऐसे बार बार नहीं चलता। तो फिर चलने लगे भाई क्या क्या नुकसान हुआ। पापा बैटरी वहाँ चली, क्यों भी बैटरी। हम जैसे चल रहे थे तो छोटा मांस का टुकड़ा मिला। तो हम तो जूनियर थे, हमारे सीनियर हमारे खेमराज राणा सर थे, सुभाष सर थे। हमने बोला सर ये क्या चीजें हैं? तो उन्होंने बोला यार कोई पक्षी आ गया। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक मांस का टुकड़ा और बड़ा मिला। तो हमने बोला सर ये, बोला कोई गीद आ गया होगा। मतलब जैसे क्योंकि उर्दू तो ऑक्सीजन की कमी थी, धीरे धीरे चल रहे थे। जैसे आगे बढ़े और राणा सर ने बोला मुकेश, और राणा सर ऐसे देख के बैठ गए। मेरे दोस्त की गर्दन यहाँ से उड़ चुकी थी, ब्लड चल रहा है, धड़कन चल रही, नब्ज चल रही है।